अनुपमा अहमदाबाद की ओर आने लगती है। तब भारती बताती है थोड़ी ही दूर पर रिसॉर्ट है। सरिता कहती है रिसॉर्ट महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा हम किसी लॉज में रुक जाएंगे। अनुपमा बेचैन हो रही होती है। देविका उसे कहती है तू हमारे साथ है, लेकिन तेरा मन अभी भी शाह हाउस में है। देविका उसे समझाती है अगर तू अपने मन को छोड़कर हमारे साथ आएगी तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। देविका अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों के बारे में न सोचे। दूसरी तरफ पाखी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन ईशानी कुछ जवाब नहीं देती है तो पाखी डर जाती है। तभी तोशु, लीला और बाकी सभी वहां आते हैं। पाखी उन्हें जैसे ही बताती है कि ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही है तो तोशु पाखी पर गुस्सा होने लगता है। लीला डर कर बोलती है कहीं ईशानी ने कुछ कर तो नहीं लिया अंदर। सभी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं, जिसके बाद सभी दरवाजा पीटने लगते हैं, लेकिन ईशानी दरवाजा नहीं खोलती है। इधर अनुपमा अपने फोन पर लगी राही की फोटो देख रही होती है। तभी देविका उसका फोन छीनकर बंद कर देती है। अनुपमा घबराकर बोलती है किसी को कोई इमरजेंसी होगी तो वो मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे। देविका अनुपमा को रिलैक्स रहने के लिए बोलती है। वहां शाह हाउस में सभी दरवाजा तोड़कर ईशानी के रूम में घुस जाते हैं, लेकिन ईशानी वहां जहर खाकर पड़ी होती है। सभी चौंक जाते हैं और ईशानी को उठाने की कोशिश करते हैं। परी भी ईशानी की इस हरकत से परेशान होती है। पाखी रोने लगती है। किंजल बताती है कि डॉक्टर ने कहा है इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पाखी ईशानी का फोन देखती है और अनुपमा को लगभग कॉल करने ही वाली होती है कि उसकी नजर ईशानी की फोटो पर पड़ती है। पाखी की चीख निकल जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा को भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होती है। इसी दौरान देविका को किंजल का फोन आता है और फिर जसप्रीत और भारती को भी शाह हाउस से कॉल्स आने लगते हैं। देविका जब कॉल उठाती है तो ईशानी की खबर सुनकर हैरान रह जाती है। अंश और राही तुरंत शाह हाउस की तरफ निकलते हैं। राही गुस्से में कहती है कि प्रेम फोन उठा क्यों नहीं रहा है। मोटे पर ताना मारती है तुम प्रेम को परेशान मत करो, हो सकता है ईशानी ये सब नाटक कर रही हो। राही करारा जवाब देती है ऐसी मुश्किल घड़ी में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। राही और अंश फौरन निकल जाते हैं। इधर गौतम दिखावे के लिए शाह परिवार के लिए चिंता जताता है। मोटिब्बा कहती है कि ये शाह परिवार के कर्मों का फल है। अगर अनुपमा यहाँ होती तो ईशानी को सहारा देने की जगह हमें ही दोष देकर चली जाती। माही भी कहती हैं ईशानी बचपन से ही ड्रामेबाज है, जरूर कोई नाटक कर रही होगी। मोटिब्बा अफसोस करती है पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं कि हमारा पाला इन लोगों से पड़ा है। दूसरी तरफ अस्पताल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है। सभी टेंशन में होते हैं। नर्स डॉक्टर को बताती है कि इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक ही डोज बचा है। वो जा ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। सभी की सांसें थम जाती हैं। तभी अनुपमा तेजी से आकर वो जरूरी इंजेक्शन हवा में ही पकड़ लेती है। सबको थोड़ी राहत मिलती है। अनुपमा ईशानी को देखती है और उसके दर्द को महसूस करती है। पाखी अनुपमा के गले लग जाती है और उसे आने के लिए शुक्रिया कहती है। राजा अनिल से कहता है अगर मैंने ईशानी को पैसे दे दिए होते तो शायद ये सब नहीं होता। अनिल उसे तसल्ली देता है। दोनों ईशानी के लिए प्रार्थना करते हैं। लीला अनुपमा के आने के लिए भगवान का शुक्रिया करती है। अनुपमा बेचैन होकर कहती है मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे बात बात पर अपनी जान से क्यों खेलते हैं। पाखी रोते हुए ईशानी की चिंता करती है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोष देती है। पाखी इस बात पर जोर देती है ईशानी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। सभी हैरान होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और बताता है इंजेक्शन दे दिया गया है, लेकिन वो कितना असर करेगा इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ गौतम माही से कहता है कि तुम्हें ईशानी के पास जाना चाहिए। माही साफ इनकार करती है मुझे मोटिबा और पापा के नजरों में बुरा नहीं बनना है और वहां मेरी कोई जरूरत नहीं है। माही गौतम से सीधे पूछती है क्या आपने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा। गौतम हिचकिचाते हुए कहता है कि यह सिचुएशन अभी बहुत अजीब है। माही जिद करती है मैं समझ सकती हूँ आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं काट सकते। अगर हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे की कस्टडी लेने में पूरी मदद करूंगी और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगी। गौतम हैरान रह जाता है। माही उसे अपने भविष्य के प्लान बताने लग जाती है। माही कहती है हम दोनों जिस परिवार के लिए तरसे हैं वो हमारी कोशिश से पूरा हो सकता है। गौतम परेशान हो जाता है। लीला दुखी होकर कहती है नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा, पता नहीं पूरा साल कैसा गुजरेगा।
बाबूजी उसे समझाते हैं। अनुपमा सहमत होती है और कहती है, हमारी ईशानी जरूर ठीक हो जाएगी। राही देखती है प्रेम ने अभी तक उसका मैसेज नहीं देखा। अनुपमा बताती है, देविका और बाकी सब वापस नहीं आएंगे। वो परी को चिंता नहीं करने के लिए कहती है। राही उसे चुप कराती है, तुम खुद को दोष मत दो, मुझे लगता है असली बात कुछ और है। परी कहती है, भगवान का शुक्र है कि अनुमा आ गई, वरना हम क्या करते। पाखी ईशानी को देखकर दुखी होती है। अनुपमा सोचती है, मुझे पाखी से जरूर पूछना होगा कि वो खुद को जिम्मेदार क्यों मान रही है। अगले दिन माही और गौतम खुशखबरी देते हैं, उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को मीटिंग के लिए मना लिया है। सभी खुश होते हैं। माही गौतम की तारीफ करते हुए कहती है, ये सिर्फ गौतम जी की वजह से हुआ। पराग खुशी से गौतम को गले लगा लेता है, तभी उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। मोटेबा कहती है कि अंश से कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया। माही कहती है, बिजनेस करना अंश को नहीं आता। तभी प्रार्थना आती है और माही से कहती है, तुम मेरे पति की बुराई मत करो। माही कहती है, मैंने तो सच कहा है। प्रार्थना कहती है, जब गौतम ने शुरुआत की थी तब उसे भी कुछ नहीं आता था, उसने सब कुछ सीखा और अंश भी सीख जाएगा। गौतम सहमत होता है और अंश की तारीफ करता है। प्रार्थना गुस्से में गौतम पर निशाना साधती है तो माही भड़क उठती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहती क्या हो। प्रार्थना साफ कहती है, मैं गौतम को इस घर के बाहर देखना चाहती हूँ। माही कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्रार्थना कहती है, कोई गौतम को बुरा बोलता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। माही घबरा जाती है और कहती है, आपको भी तो अंश के लिए बुरा लगा। प्रार्थना कहती है, मैं अंश की पत्नी हूं। माही भी गौतम को पति बोलते हुए रुक जाती है। सभी को शक होता है। प्रार्थना वार्निंग देती है, ऐसा कुछ सोचना भी मत। दूसरी तरफ अंश वापस कोठारी हाउस जाने लगता है तो राही उसे रोकती है। अंश कहता है, मैं प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है, प्रार्थना के लिए सब हैं, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अनुपमा भी अंश को रुकने के लिए कहती है और बताती है, ईशानी अब ठीक है, तुम भाई दूज का टीका लगवाकर चले जाना। अंश गुस्से में कहता है, त्योहार मनाना जरूरी नहीं है। ईशानी और परी की गलतियों की सजा मुझे और राही को भुगतनी पड़ रही है। बिना कोई गलती किए हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अनुपमा हैरान होती है। राही अंश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश कहता है, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही हूँ? मैं गौतम की वजह से पहले ही परेशान हूँ। मेरा शाह हाउस आने का मन ही नहीं करता। अंश चला जाता है। राही अनुपमा से कहती है, सब कुछ बिखर रहा है, आप ही सब कुछ संभाल सकती हैं। राही अंश के पीछे जाती है। अनुपमा भगवान से कहती है, आप भी यही चाहते हैं, मैं खुद के लिए कुछ न करूं। अनुपमा को अपने मन की आवाज दिखाई देती है और वो उसे समझाती है, जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो। अनुपमा दुखी हो जाती है। आने वाले एपिसोड में दिखने को मिलेगा, अनुपमा भाई दूज पर सबको खुश करने की कोशिश करती है। तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। इधर अंश भी राही के अलावा किसी से टीका लगवाने से इनकार कर देता है। माही कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अंश खुलासा करता है, तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। पराग कारण पूछता है तो अंश बताता है, माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आपका क्या सोचना है? क्या अनुपमा को अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए या फिर बच्चों की लाइफ पर? कमेंट करके जरूर बताइए।